रीबर्थ ऑफ हार्टलेस एंजल एपिसोड 7। सोनाली की बात सुन सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सर उठाकर एक नजर कामिनी को देखा, जो चुपचाप मुंह फेरे खड़ी थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसने सोनाली और कियारा दोनों को देखा, जिसके चेहरे पर उसे सिर्फ अपने लिए मजाक उड़ाने वाली हंसी थी। लेकिन फिर भी अंडस को वो हिम्मत करके धीमे कदमों से आगे आई और वही सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी ये नजरें झुकाते हुआ कहा, जी बोलिए अंडस्को दीदी। आह अंडस्को, कम ऑन यार अंडस्को, मैं कितने बार बोलूं तुम्हें कि आई एम नॉट योर दीदी। ओह फॉरगेट दिस अंडस्को, जाओ मेरे लिए एक ग्लास पानी लेते आओ और जाकर मेरा रूम भी साफ कर दो। मैं बहुत थक गई हूँ। आई नीड अ परफेक्ट ब्यूटी स्लीप नाउ, कहकर उसने अपने हाथ वेव किए। उसने सिया को किसी नौकर की तरह ऑर्डर दिया। सिया को अब भी रुका देख वो चिढ़ गई। आ जाओ न, अब क्यों अपनी शकल हमें दिखा रही हो। फिर सिया को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, वैसे भी अगर मुझे प्रॉपर नींद और रेस्ट नहीं मिला तो मेरी बॉडी पर असर पड़ेगा, वरना कहीं मैं तुम्हारे तरह मोटी ना हो जाओ। कहकर वो हंसने लगी, जैसे कोई बड़ा जोक मारा हो। उसके साथ कियारा को भी हंसी आ गए और कामिनी भी मुंह छुपाकर हंसने लगी। वही सिया को बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील हो रहा था। उसने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर किया। उसकी आंखें शर्म से भीग गई थी, लेकिन ये सब हमेशा से उसके साथ होता था। उसने हल्के से सर घुमाया और पानी लाने के लिए जाने लगी। उसके जाते ही कियारा को हंसी आ गई है, लेकिन फिर भी उसने थोड़े नाराज होते हुए कहा, दी क्यों तंग करती है आप उन्हें, ऐसे उन्हें बुरा लग गया होगा ना। ओ कम ऑन डार्लिंग, उस जैसे बहन जी टाइप लड़की की तरफदारी तो मत ही करो। तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें नहीं समझ आएगा। तभी सिया पानी लेकर आए तो सोनाली ने वो पानी ले लिया और फिर जूस लाने को कहा। जूस सोनाली के सामने देते हुए सिया ने कैप्ते होठों से कहा, जूस। सोनाली ने एक नज़र उसे देखा। उसकी आंखों में शैतानियत चमक रही थी। उसने जानबूझकर जूस लेते समय जूस का ग्लास छोड़ दिया, जिससे सारा जूस उसके यानी सोनाली के कपड़े पर गिर गया। अरे ये क्या किया तुमने, एक काम ढंग से नहीं होता है, इस लड़की से बस खाना आता है और कुछ नहीं। कामिनी ने गुस्से से सिया को डांटते हुए कहा, मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पर तुमने जूस गिरा दिया, बेवकूफ लड़की। सोनाली ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी चीख सुनकर राधिका जी भी तुरंत बाहर आए और आते ही पूछा, क्या हुआ सोनाली, और ये क्या जूस कैसे गिर गया कपड़ों पर, जल्दी से इसे साफ करो बेटा, नहीं तो दाग लग जाएगा। सोनाली ने राधिका जी की तरफ देखते हुए कहा, देखिए ना बड़ी माँ, से लड़की से बस मैंने जूस मांगा था, लेकिन इसने जानबूझकर सारा जूस मेरे ड्रेस पर गिरा दिया, क्योंकि ये खुद तो ऐसे ड्रेस पहन नहीं सकती है ना। कहकर थोड़े नाटकीय अंदाज में राधिका जी से कहा। तो राधिका जी ने सिया से कहा, सिया बच्चे, क्या ये सच है। सिया ने रोते हुए हिचकी लेते हुए कहा, नहीं नहीं बड़ी माँ मैंने बुझकर कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे, बस परे मुझे नहीं पता, शायद जल्दी से गिर गया होगा। वो बहुत डर गई थी, कहीं उसे कोई पनिशमेंट न मिल जाए। तभी कियारा ने मासूम बनते हुए कहा, सिया दी आप झूठ क्या बोल रही है। मैंने जानती हूँ आप दीदी को ज्यादा पसंद नहीं करते, पर प्लीज झूठ तो मत कहिए, आपने जानबूझकर ये किया। सिया अविश्वास से कियारा ही तरफ देख रही थी, जो उस पर सरेआम झूठे इल्जाम लगा रही थी। उसकी आंख नम हो गई है और वो रोने लगी अपनी बेबसी पर। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं। तभी सोनाली ने एकदम से उसे धक्का दे दिया, जिससे वो अभी लड़खड़ा कर गिरती की। तभी अंडस को किसी ने उसे मजबूती से थाम लिया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सभी ने उस ओर देखा जहां सिया तो थामने वाली कोई और नहीं बल्कि अनामिका थी। अंडस को जो अभी अभी नीचे आए थे, वही सोनाली तो बस एकटक अनामिका को देख रही थी। देखे भी नहीं अंडस को, वो तो घूर रही थी और उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, ये लड़की कौन है, और इतनी खूबसूरत, बिना किसी मेकअप के इतने सुंदर लड़की उसके घर में। उसे अनामिका की खूबसूरती को देखकर हद से ज्यादा जलन और नफरत हो रही थी। उसके हिसाब से वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। वही अनामिका को वहां देखकर एक पल के लिए सभी बिल्कुल खामोश हो गए। वहां मौजूद नौकर जो अब तक इस शो का मजा ले रहे थे, वो सभी 2 कदम पीछे हट गए। अंडस को कियारा की तो हालत पतली हो गई, वो सीधे सोनाली के पीछे फ्ले ही खड़े हो गई।
अब उस हाल के सन्नाटे को चीरते हुए सिया की सिसकियों की आवाज आ रही थी। अनामिका ने हल्के से सिया को थामा, लेकिन उसकी पाकर में अलग ही मजबूती थी। सिया जो अपना सर झुके रो रही थी, उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया तो उसके सामने अनामिका खड़ी थी, बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसे ही गौर से देख रही थी। कहना मुश्किल थी कि वो उस समय क्या सोच रही है। सिया अनामिका को देख एकदम से बिना कुछ सोचे समझे बस किसी टूटे हुए इंसान की तरफ उसके गले लग गई और फुट फुट कर रोने लगी, जैसे उसके हर दर्द को खुलकर निकाल रहे हो, जैसे कोई है जो आए इस भीड़ में उसका अपना हो। अनामिका ने उसे शांत किया और अब उसकी सर्द नजरें सीधे सोनाली के चेहरे पर टिक गई। एक तक बिना किसी भाव के वो उसे घूरने लगी। सोनाली के रोंगटे खड़े हो गए उसकी खतरनाक नजरों को महसूस करके। अनामिका ने नरमी से सिया के आंसू पोंछे और बिल्कुल धीमे कदमों से सोनाली की तरफ बढ़ी। सोनाली को समझ नहीं आ रहा था ये लड़की है कौन और उसे क्यों घूर रही है। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी अनामिका की उन खतरनाक आंखों से। अभी वो कुछ कहती कि तभी अंडस्को चटाक अंडस्को सोनाली का चेहरा एक तरफ झुक गया। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। सोनाली का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, वही अनामिका ठीक उसके सामने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले आराम से खड़ी थी। सोनाली को तो कुछ पल समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ हुआ क्या। उसने अपने गाल में तेज दर्द हुआ। उसने धीरे से मुड़कर सामने की तरफ खड़ी उस लड़की को देखा जिसने बिना कुछ सोचे अभी उसे थप्पड़ मारा था। सोनाली गुस्से से बौखला गई। उसने गुस्से से दांत पिसते हुए अनामिका की तरफ घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, हाउ डरे यू। हाँ, फिर एकदम से चीखते हुए कहा, हाउ डरे यू टू स्लैप मी यू बाइटी सी। अभी वो अपनी बात पूरी करती कि तभी चटाक सोनाली चिखते हुए सीधे पीछे जमीन पर गिर गई। अनामिका ने उसके बोलने के पहले ही उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। इस बार का थप्पड़ पहले से भी ज्यादा जोरदार था। सोनाली के कान सुन्न पर गए, दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया। वही पीछे खड़ी कियारा ने एकदम से अपना एक हाथ अपने गाल पर रख लिया, जैसी वो थापन उसे ही लगा हो। कहाँ उसने सोचा था कि सोनाली अनामिका को सबक सिखाएंगी, कहाँ वो खुद ही मार खा रही है। वही पीछे खड़ी सिया की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक बार अपना चश्मा उतारा, फिर उसे साफ किया और दोबारा पहना, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। वो बस आंखें फाड़े अनामिका कभी को एक बार देखती तो कभी नीचे पड़ी सोनाली को। वही कमीनी ने जब अपनी बेटी की ऐसे हालत देखी तो वो दौड़कर सीधा सोनाली के पास पहुंचकर गुस्से से अनामिका को देखकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंडस्को सोनाली को मारने की। अंडस्को, क्या तुम पागल हो गई हो? उसने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, फिर क्यों मार रही हो तुम उसे? अंडस्को वो गुस्से से अनामिक को घूरने लगी। वही अनामिका ने आराम से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने क्या किया? यही तो इतना चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी कि इसको थप्पड़ कैसे मारा। मैंने वही बताया, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? अंडस्को स्मर्क। वही उसकी बात सुन सभी मुंह खोले हैरानी से उसे देखने लगे। इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि वो बस उसे समझा रही थी कि थप्पड़ कैसे लगता है? क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? सोनाली गुस्से, दर्द, आंसू, बेइज्जती और शर्म से भर गई। वो गुस्से से कांपते हुए अपनी लाल आंखों से अनामिका की तरफ मुड़ी। उसके गाल पर अनामिका के 5 उंगलियों के दाग साफ छपे दिख रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि थप्पड़ कितना जोरदार था। लेकिन अनामिका अंडस्को, उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसके हिसाब से तो उसने बस उसके गालों को सिर्फ छुआ था। सोनाली झटके से खड़ी हुई और गुस्से से चिल्लाई, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम होती कौन हो मेरे ही घर में मुझे थप्पड़ मारने वाली? वही मेरा घर। सुनकर अनामिका ने उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखा। फिर उसने अपनी सर हल्का टेढ़ा किया और वैसे ही उसे देखते हुए थोड़े सरकास्टिकली कहा, अब कीड़े मकोड़े भी हर जगह जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है अंडस्को के हर जगह जहाँ वो जाए वो उसके बाप की जागीर हो गई। और तुम तो उन कीड़े मकोड़े से भी बदतर हो जो दूसरे के घर को अपने बाप की जागीर समझकर भनभाना रही हो। उसकी बात सुन कुछ दूर मौजूद नौकरों को हंसी आ गई। सिया के चेहरे पर भी पहली बार एक सच्ची मुस्कुराहट आ गई। उसकी बहन सच में एकदम कमाल है, बेमिसाल है। वही अपनी तुलना कीड़े मकोड़े से करता सुन सोनाली का खून खौल गया
और वो गुस्से से अनामिका का तरफ दौड़ते हुए उसे मरने आए अंडिस्को। लेकिन ये क्या अंडिस्को? तभी अनामिका आराम से अपनी जगह से हट गई, जिसके कारण सोनाली अपना बैलेंस खोकर सीधा मुंह के बल हाथ पैर फैलाए सीधा जमीन पर सीधा सिया के पैरों के पास गिर गई और एक बार फिर उसकी चीख निकल गई। ये सिचुएशन सच में उसके लिए उसकी जिंदगी की सबसे शर्मनाक पल था। एक नौकर ने धीरे से हंसते हुए कहा, ये तो बिल्कुल फैले हुए मेघ जैसी लग रही है। वही उसकी बात सुन उसके पीछे खड़ी एक नौकर को हंसी आ गई और सोनाली के देखने के पहले ही वो चुप गए। वही सोनाली को इस बार उसकी नाक पर जोर से चोट लगी। वो जोर जोर से रोने लगी, बहुत दर्द हो रहा था उसे। सोनाली से धीरे से रोते हुए अपना सिर उठाया और उसका चेहरा देख वही इस बार सिया कभी हंसी छूट गई। उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन गिरने से सोनाली की आई नाक पकौड़े की तरह फूल गई थी। अनामिका ने अफसोस से अपना सर हिलाते हुए कहा, लगता है इसकी अकल सच में घुटनों में है या उससे भी नीचे। ओह, मैं तो भूल ही गई, ये तो कीड़े मकोड़े की प्रजाति से है, इसलिए थप्पड़ लगने के बाद भी इधर से उधर फरफराने की आदत कैसे जाएंगी। दी, थोड़ा पीछे हट जाओ, कहीं ये लाल कॉकरोच तुम्हें कट न ले। अनामिका ने सोनाली का मजाक उड़ते हुए सिया से कहा, क्योंकि सोनाली का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और रोने के कारण उसकी आंखों का काजल फैल गया था, जिससे वो बिल्कुल चुड़ैल लग रही थी। राधिका जी ने गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है, तुमसे बड़ी है वो और तुमने उसे थप्पड़ मारा, क्या तुम इतनी बदतमीज हो गई हो? अरे शांति से एक दिन गुजरने क्यों नहीं गुजरने देती तुम हमें? तो ये बड़ी बली कॉकरोच है। हम, अरे रामू काका जरा किचन से लाल हित लेकर आना। तो यहाँ एक बड़ी कॉकरोच घर में घुस गई है और यहाँ जमीन पर फैली हुई है। अनामिका ने राधिका जी की बातों को इग्नोर करते हुए कहा। अनामिका ने सामने खड़े एक बूढ़े आदमी यानी रामू काका को आवाज दी। वही उसकी डिमांड सुन रामू काका के साथ सभी नौकर मुंह छुपाकर हंसने लगे। और क्या कहा आपने? शांति चाहिए आपको? अनामिका ने राधिका जी की तरफ मरते हुए कहा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंडिस्को, अफसोस, शांति तो अब आपके नसीब में ही नहीं है अंडिस्को। राधिका जी उसकी बात सुन स्पीचलेस हो गई और बस गुस्से से उसे घूरते हुए सोनाली के पास गई। सोनाली जो अब जामन पर अपनी नाक पकड़े रोए जा रही थी, अपने लिए कॉकरोच और लाल हित स्प्रे करने की बात सुन अविश्वास से अनामिका की तरफ देखने लगी। इस घटिया लड़की का क्या मतलब है कि वो एक कीड़ा है जो भाव बनाता है और कीड़े में भी कॉकरोच छी। और क्या कहा इसने अभी कि वो उस पर लाल हित स्प्रे करेगी? वो इंसान है, कोई जानवर नहीं। ये सब सोचकर और सुनकर सोनाली का गुस्सा सातवें आसमां पर चढ़ गया। वही राधिका जी और कमीनी बस गुस्से से अनामिका को घूरे जा रही थी। तभी एक बार फिर सोनाली गुस्से से कांपते हुए खड़ी हुए और चीखते हुए कहा, तुम घटिया लड़की, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। वो आगे बढ़ी कि तभी उसने अपने बगल में खड़ी सिया को देखा जो अपने मुंह पर हाथ रखे हंसी जा रही थी। सोनाली को और गुस्सा आया, उसने दांत पिसते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है न तुझे, रोक अंडिस्को। सिया एकदम से डर गई। सोनाली एकदम से सिया को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी अंडिस्को किसी ने कस कर उसका हाथ पाकर लिए। वो कुछ समझ पाती कि तभी चटाक, तुम अंडिस्को, चटाक चटाक अंडिस्को। लगातार एक के बाद एक थप्पड़ सोनाली के चेहरे पर पड़े। हर थप्पड़ पहले से दुगना ताकत से मारा गया था। अनामिका जो अब तक भी मजाक कर रही थी, लेकिन जैसे ही सोनाली ने सिया को तकलीफ पहुंचने की कोशिश की, उसकी आंखें सख्त हो गई। वो अब लगातार सोनाली पर थप्पड़ों की बरसात कर रही थी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को भी समझने का कुछ मौका ही नहीं मिल। राधिका और कमीनी की आंखें खौफ से भर गई। सिया भी एक पल अनामिका को देखकर कांप गई। कियारा की हालत तो और खराब हो गई। वही सोनाली, उसको तो जैसे उसके सारी जिंदगी के पापों का फल एक साथ मिल रहा हो ऐसा महसूस हो रहा था। वो लगातार रोए जा रही थी। उसका पूरा गाल सुन्न पर गया था और अनामिका का थप्पड़ इतना जोर का था कि उसके सामने के 2 दांत टूट गए थे। उससे अनामिका के रूप में मौत नजर आ रही थी। वो रोते हुए अनामिका से उसे छोड़ने की भीख मांगने लगी। वही कमीनी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो लगातार अनामिका को छोड़ने बोल रही थी। तब राधिका जी ने तुरंत सिया के पास आकर कहा, बेटा रोको उसे, नहीं तो कहीं ये लड़की सोनाली को मार ही न दे, प्लीज रोको उसे, ये पागल हो गई है। सिया एकदम से होश में आए और डरते हुए ही सही लेकिन हिम्मत करके अनामिका के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा,
अनु रुक जा, वो अब बस कर। अनामिका के हाथ एकदम से रुक गए। उसने अपनी लाल आंखों से गुस्से से सोनाली को देखा, जो आधी बेहोशी की हालत में थी। उसकी हालत सड़क के भिखारी से भी गैर गुजरी हो गई थी। कामिनी तुरंत उसके पास गई और रोते हुए सोनाली को पकड़ लिया। उसका दिल दर्द से भर गया। आखिर वो सोनाली को अपना बेटी ही मानती थी और अनामिक ने उसकी ऐसे हालत कर दी थी। वो रोते हुए अनामिका से बोली, अरे तुम्हारी दुश्मनी हमसे है तो मुझसे बदला लो, मेरी बच्ची को क्यों तकलीफ पहुंचा रही हो, आखिर क्या बिगड़ा है उसने तुम्हारा। वो रोते तड़पते हुए अनामिका से सवाल कर रही थी। सोनाली की ऐसी हालत देख उसका कालेजा फट रहा था। वही अनामिका बिना किसी भाव की कमीनी की हालत देख रही थी, रोती हुई, बेवश तड़पते हुए। उसकी ऐसे हालत देख अनामिका के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसे इस हालत में देख उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो धीमे कदमों से चलते हुए सीधा कमीनी के करीब आए। उसे अपने इतने करीब देखकर कमीनी की जान हलक में अटक गई। उसे न बोलते बन रहा था न रोते। तभी अनामिका एकदम से झुकी और कामिनी के कान में कुछ कहा और पीछे हट गई। वही उसकी बात सुन कामिनी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वही अनामिका के चेहरे पर देखते ही देखते एक तिरछी मुस्कुराहट फैल गई। कामिनी की ये आंखें अनामिका की बात सुनकर बड़ी हो गई। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंद छलकने लगी, होठ कांपने लगे, जैसे कोई डर अंदर ही अंदर उसे जकड़ रहा हो। तभी उसे सोनाली के कराहने की आवाज आई, जिससे वो एकदम से अपने होश में आए और तुरंत सोनाली की तरफ देखा। कामिनी के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। समझ पाना मुश्किल था कि उसके मन के क्या चल रहा है। प्लीज हेल्प मी, सोनाली से बोला भी नहीं जा रहा था। कामिनी अभी कुछ बोलती किए तभी हॉल में एक घबराए आवाज आई, सोनाली ये क्या हुआ तुम्हें। अंडस को सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर रंजीत राठौर खड़ा था, जो बिजनेस के सिलसिले से बाहर गया हुए थे और आज ही लौटे थे। उसे घर की ये कोई खबर नहीं थी अभी तक। वही सोनाली ने जैसे ही रंजीत की आवाज सुनी तो वो एकदम से खुश हो गई, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। अब वो और जोर जोर से रोने लगी। वही उसको ऐसे कामिनी की गोद में जामिन पर पड़ा देख एक पल के लिए रंजीत का दिल तड़प उठा। वो बिना एक पल गवाए दौड़ते हुए सोनाली के पास आए और घबराते हुए उसका गाल छूते हुए कहा, सोना ये क्या हुआ है तुम्हें। फिर उसने एकदम से कामिनी को देखते हुए कहा, तुम कुछ बोलोगे, किसने इसकी ऐसी हालत की है। उसने गुस्से से गरजते हुए कामिनी से सवाल किया। वही रंजीत के ऐसे चिल्लाने से एक पल के लिए कामिनी सहम गई। उसके शब्द जैसे गले तक आकर अटक गए थे। वही उसकी चुप्पी से रंजीत का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। उसने तुरंत सोनाली को उठाया और सोफे पर लेटाया। सामने खड़े रामू काका को आवाज लगाते हुए बोला, रामू काका जल्दी से डॉक्टर को फोन करिए। वही सिया जो अब तक निश्चिंत थी, वो डर के मारे कांप रही थी। कहने को तो रंजीत उसका बाप था, सगा बाप, लेकिन सबसे ज्यादा डर सिया को उसे ही लगता था, और डर के साथ सिया के दिल में दर्द भी हो रहा था। वो उसकी सगी औलाद थी, फिर भी रंजीत ने आज तक उससे दो मीठे बोल नहीं बोले थे। कभी स्नेह से उसका सर नहीं सहलाया था, जैसे वो सोनाली की चिंता करते थे, जबकि उन दोनों का तो कोई रिश्ता भी नहीं था। फिर भी रंजीत जी की आंखों में अपने लिए एक अनकहा नफरत और सोनाली के लिए प्यार वो बचपन से देखती आई थी। अब तो आदत सी हो गई थी उसे, इसलिए ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि कहीं उसके कारण अनामिका पर कोई मुसीबत न आ जाए। वही कियारा जो अब तक डर कर साइड में खड़ी थी, एकदम से अपने एक्सप्रेशन गिरगिट की तरह बदल लिए और तुरंत ही रंजीत जी के सामने आकर रोते हुए सोनाली को सहारा देते हुए कहा, सोनाली दी कुछ नहीं होगा, आपको अभी डॉक्टर आ रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगी। वही सोनाली जो दर्द से बेहाल थी और ठीक से बोल नहीं पा रही थी, उसने गुस्से भरी नजरों से घूरकर कियारा को देखा, जैसे कहना चाह रही हो, अच्छा अंडस को अब आ रही हो तुम। अभी जब मुझ पर थप्पड़ों की बरसात हो रही थी तो तुम डर से छुप गई थी और चुपचाप तमाशा देख रही थी। वही उसके एक्सप्रेशन देख कियारा थोड़ा सकपका गई। उसने मन ही मन सोचा, अरे अंडस को नहीं, अभी इस बेवकूफ को अपने साइड रखना बहुत जरूरी है। उसने आंखों में नकली आंसू लिए सोनाली की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, सॉरी दी, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए कुछ कर नहीं पाए, और मेरी हालत देखिए, मैं कैसे आपको बचाती। वही उसकी बात सुन सोनाली ने भी सोचा कि कियारा की कंडीशन खुद ठीक नहीं है और वो है भी मासूम,
तो उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए। वही रंजीत जी ने उन दोनों को बात करते देख परेशान होकर सोनाली से कहा, सोना तुम कुछ बताओ बच्चे, तुम्हारे ये हालात किसने किए हैं, तुम बस नाम बताओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। रंजीत जी की बात सुन सोनाली को जैसे हिम्मत आ गई। उसने मन ही मन सोचा अब इस लड़की की ये खैर नहीं। फिर एकदम से रोते हुए अपने टूटे दांत और फूले गाल को इग्नोर करते हुए बड़ी मुश्किल से अनामिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, डैड ये सब इस लड़की ने किया है, इसने मुझे बहुत मारा डैड, इसने मेरे दांत भी तोड़ दिए डैड, मुझे बहुत मारा, जबकि मैं इसे जानती भी नहीं। उसने उंगली से राजित के पीछे की तरफ इशारा किया और नफरत से अनामिका को देखने लगी। वही रंजीत ने उसकी उंगली के दिशा में देखा तो पाया एक लड़की सामने रखे सिंगल सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठी थी। जैसे सामने चल रहे सीन से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो आराम से बैठी एप्पल खा रही थी और सबको ऐसे देख रही थी जैसे कोई शो चल रहा हो सामने, कॉमेडी शो जिसमें एक नमूना किरदार ऐड हो गया हो। उसे इतने इत्मीनान से अपने घर में देख रंजीत गुस्से से अपनी जगह से खड़े हुए और उसकी तरफ बढ़ते हुए गौर से उसे देखने लगा। रंजीत ने महसूस किया कि सामने बैठी लड़की का ऑरा बिल्कुल अलग था, जो अक्सर नॉर्मल लोगों में नहीं होता। बिल्कुल बेबाक और ठंडा। आखिर ये लड़की है कौन जो उसके ही घर में बैठकर उसकी ही बेटी के चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया है? रंजीत ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर बाकी बातों को इग्नोर करते हुए उसने अनामिका से गुस्से से कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मरने की अंडस्को? उसका सवाल सुन अनामिका ने आई रोल करते हुए कहा, फिर से वही सवाल। उसने एक बार सर टेढ़ा करके राधिका जी, कियारा और लास्ट में सोनाली को देखा। इन सभी ने भी उससे यही सवाल किया था और जिसका अंजाम तीनों ने अच्छे से भुगता था। एक का तो हाथ टूटा और सर फूटा हुआ था, दूसरे के दांत और मुंह फिलहाल टूटे हुए थे। अब फिर से वही सवाल उससे पूछा जा रहा था, हिम्मत कैसे हुई बाली? वही अनामिका के ऐसे घूरने से तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कहीं न कहीं उसकी नजरों से तीनों समझ गए थे कि वो क्या सोच रही होगी। अंडस्को कुछ पूछा है मैंने? अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? रंजीत ने जब देखा कि सामने बैठी लड़की पर उसके बातों का क्या असर नहीं हुआ और उसने उसे इग्नोर कर दिया था तो वो गुस्से से लगभग फूट पड़े। आवाज नीचे, मिस्टर अंडस्को आवाज नीचे। अनामिका ने आराम से रंजीत की तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहा, वो क्या है न, मुझे ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं है वरना फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, फिर आगे की जिम्मेदारी मैं नहीं लेती। इतना कहकर अनामिका बिल्कुल आराम से फिर से एप्पल खाने लगी। वही उसकी इतनी सर्द आवाज सुनकर एक पल के लिए रंजीत ठिठक गया। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसकी बात सुनकर उसने दांत पिसते हुए कहा, मैं फिर से पूछ रहा ही तुमने मेरी बेटी सोनाली को क्यों मारा? अंडस्को कमाल है अंडस्को, आजकल कीड़े मकोड़े का भी नामकरण हो रहा है, लेकिन मैंने तो घर में घुसे एक कॉकरोच को मारा था। ये सोनाली कौन है? अंडस्को अनामिका ने जानबूझकर कंफ्यूज होने का नाटक किया। वही सोनाली का दिमाग खराब हो गया। अपने लिए फिर से एक बार कॉकरोच सुनकर उसकी आंखों से गुस्से से आंसू बहने लगे। उसने गुस्से से कहा, मैं सोनाली हूँ अंडस्को। अनामिका ने एकदम से उसकी तरफ नजर उठाकर एक नजर उसे देखा, फिर रंजीत की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? रंजीत ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, हाँ तो और किसकी करूँगा? मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक इंसान ने एक कॉकरोच को कैसे पैदा किया है? मतलब तुम्हें इस फूले हुए कॉकरोच के नकारा बाप हो क्या? अंडस्को बकवास है, रंजीत ने चिखते हुए कहा। उसका खून उबल रहा था अब अंदर से जैसे फट पड़ेगा अभी। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? कॉकरोच का बाप अंडस्को, क्या मतलब है इसका? वो यहाँ क्या सवाल कर रहा था? वो क्या जवाब दे रही थी? अब उनका सब्र खत्म हो गया था। उन्होंने तुरंत चिल्लाते से गार्ड्स को बुलाया, जिसे तुरंत ही उनके सामने करीब 10-12 गार्ड्स उसके सामने खड़े हो गए। रंजीत ने गुस्से से उन्हें ऑर्डर देते हुए अनामिका की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, इस लड़की को अभी के अभी घर से बाहर निकलो और कड़ी से कड़ी सजा दो, अभी इसी वक्त। लेकिन ये क्या अंडस्को? कोई भी गार्ड्स अपनी जगह से नहीं हिला और तो और सभी से अपने सर झुका लिए थे। वही सभी गार्ड्स को ऐसे खड़ा देखा रंजीत को अजीब लगा और गुस्सा भी आया। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या तुम सब कामचोर और बहरे हो गए हो? सुनाई नहीं देता है क्या? जाओ और पकड़ो उसे। लेकिन कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। सोनाली और रंजीत दोनों चौंक गए।
ये सभी इस लड़की को कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं अंडरस्को। तभी गार्ड्स का हेड सामने आया और रेस्पेक्टफुली कहा, सर वो हमारी छोटी प्रिंसेस है, हम उन्हें कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। वही छोटी प्रिंसेस सुनकर कियारा के तन बदन में आग लग गई। ये टाइटल उसका था, लेकिन अनामिका के आने के बाद उसका सब कुछ उससे छीनते जा रहा था। सोनाली की आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। छोटी प्रिंसेस यानी अनामिका यानी इस घर की असली वारिस। इतना सोचकर ही उसके होश उड़ गए। मतलब ये लड़की अनामिका है। वही रंजीत पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया और उसने इस बार सीधा कामिनी को देखा। कामिनी ने रंजीत को बताया कि वो अनामिका है। बस इतना सोचते ही रंजीत के चेहरे पर हैरानी के मिले जले भाव आ गए। उसके एक्सप्रेशन थोड़े अजीब हो गए। वही उसका रिएक्शन देख अनामिका के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसने अपने 2 उंगलियों से उन गार्ड्स को जाने का इशारा किया जिससे वो सभी वहां से अपना सर झुकाए तुरंत बाहर चले गए। अब अनामिका धीरे से उठी और धीरे धीरे रंजीत के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया था। उसकी पत्थर जैसी सख्त आंखें सीधे रंजीत की आंखों में झांक रही थी, जैसे उनके पूरे वजूद को अपनी आंखों से तौल रही हो। उसने धीमे लेकिन ठंडी आवाज में कहा, मैंने ही मारा है तुम्हारी सो कॉल्ड कॉकरोच बेटी को, और अगर उसने या घर में किसी ने भी सियादी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो अपना अंजाम भुगतने के लिए पहले अपने आप को तैयार कर ले। अनामिका ने सीधा अपनी तीखी नजरें सभी की तरफ करते हुए कहा, क्योंकि वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, याद रहे अंडरस्को। और मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं। वो बस बोल नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सीधा वार्निंग दे रही हो। अनामिका ने एकदम से रंजीत की आंखों में देखते हुए कहा, अभी तो बस चेहरा बिगड़ा है तुम्हारी कीड़े का। फिर थोड़ा झुकते हुए कहा, आगे कब क्या हो जाए किसे पता। अपनी बात कहकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। रंजीत चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया, जैसे उसके मुंह पर ताला लग गया हो। अनामिका ने आराम से अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और सीटी बजाते हुए बाहर की तरफ चल दी। वही वो सिटी की धुन इतनी क्रीपी थी कि एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग सहम गए और बाहर खड़े गार्ड्स ने भी डर कर अपना सर नीचे झुका लिया। रात का वक्त, दिन में हुए ड्रामे के बाद घर का माहौल टेंशन भरा हो गया था। राघव और राजेंद्र भी घर लौट आए थे और उन्हें भी घर में हुई चीजें और अनामिका ने जो सोनाली के साथ किया, वो सब बातें पता चल चुकी थी। राघव इस बात से बहुत गुस्से में था। पहले कियारा फिर सोनाली, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनामिका चाहती क्या है अंडरस्को। वही दूसरी तरफ स्टडी रूम में माहौल कुछ अलग ही था। सामने की चेयर पर विशंभर राठौर वही अपने पुराने वाले रोब के साथ बैठे थे और उनके ठीक सामने राजेंद्र राठौर बैठा था। दोनों बाप बेटे फिलहाल एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। विशंभर जी ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, आखिर ऐसे क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, जो तुमने मुझे इस समय यहाँ बुलाया। वो अपनी बात कहकर राजेंद्र को अपनी पैनीय नजरों से देखने लगे, जैसे उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो। वही राजेंद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर बिना अपनी बात घुमाए सीधे उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे अनामिका के बारे में बात करनी है आपसे डैड। वही अपनी प्यारी पोती का नाम उसके मुंह से सुनकर विशंभर जी की भौहें आपस सिकुड़ गई और चेहरा कठोर और भाव गंभीर हो गए। उन्होंने थोड़े उखड़े हुए आवाज में कहा, तुम्हें मेरी पोती के बारे में क्या बात करनी है, या यूं कहे कि कहीं तुम उस बेगैरत लड़की के बारे में कोई सिफारिश लेकर तो नहीं आए हो। अगर ऐसे है तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, मुझे अपनी पोती के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना है, समझे। कहकर उन्होंने गुस्से से अपना मुंह मोड़ लिया। तभी राजेंद्र जी ने जल्दी से उन्हें शांत करते हुए कहा, डैड मैं कियारा के बारे में बात नहीं करने आया हूँ। और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो भी तो आपकी पोती। एक और लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से राजेंद्र राठौर। विशंभर जी ने गुस्से से गरजते हुए कहा, वो बेगैरत मनहूस लड़की मेरी कोई नहीं है। तुम्हें अगर उसे सर पर चढ़ाना है तो शौक से चढ़ाओ, जो तुम कर ही रहे हो। लेकिन मेरा या मेरी पत्नी का अंडरस्को उससे कोई रिश्ता जोड़ने की गलती मत करना। विशंभर जी ने गुस्से में दांत पिसते हुए कहा। वो एक लफ्ज भी कियारा के बारे में नहीं सुनना चाहते थे। वही उन्हें इतना गुस्सा करता देख राजेंद्र ने जल्दी उन्हें शांत करते हुए परेशान आवाज में कहा, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कुछ, प्लीज आप शांत हो जाए, मैं वैसे भी यहाँ अनामिका के बारे में बात करने आया था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर अंडरस्को गंभीर आवाज में कहा, डैड अनामिका अब तक कहाँ थी।
आपने खुद कहा था कि वो हॉस्टल में है, लेकिन मैंने अच्छे से चेक करवाया है, वो कभी भी किसी हॉस्टल में गई ही नहीं। और वो ऐसी ऐसी क्यों हो गई है? मुझे पूरी बात जाननी है आपसे, अनामिका कहा थी इतने दिन। उसकी ये बात सुन विशंभर जी चुप रहे और गौर से उनकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, और क्यों जानना है तुम्हें मेरी पोती के बारे में? क्योंकि मैं उसका बाप हूँ, हक है मेरा, राजेंद्र ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। बाप? क्या सच में तुम उसके बाप हो, या फिर ये कोई भद्दा मजाक है? विशंभर जी ने उसे देखते हुए बाप शब्द पर जोर देते हुए उसका मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। डैड ये क्या बोल रहे हैं आप? सच ही तो बोला है मैंने, बाप का मतलब भी जानते हो तुम कि बाप होना क्या होता है? विशंभर जी ने तंज कसते हुए कहा, जैसे उसे आईना दिखा रहे हो। वो कुछ पल रुके और उसकी आंखों में देखते हुए तंज कसते हुए कहा, अरे बाप वो होता है जिसकी छाया में बच्चे हमेशा अपने आप को सुरक्षित समझता है। वो अपने बच्चे की ढाल होता है। पता है, बाप सिर्फ वो नहीं होता जो बच्चे को जन्म देता है। जन्म तो सभी दे देते हैं, पर एक बाप बनना आसान नहीं होता। बाप वो होता है जो अपने बच्चे के हर मुसीबत, हर जख्म, हर दर्द के आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाए, जो अपने बच्चों के जख्म देखकर खुद दर्द महसूस करे। विशंभर जी की आंखों में ये कहते वक्त एक दर्द था, लेकिन एक ठहराव भी था। उनके शब्द जैसे तलवार की तरह राजेंद्र जी के दिल को चीरते जा रहे थे, हर शब्द एकदम सटीक। पर तुमने क्या किया? अपने ही खून को दरकिनार किया उस बेगैरत लड़की के लिए, अपनी असली बेटी की खुशियां, उसका हक, उसकी जगह सब छीनकर तुमने उस मनहूस लड़की को अपने हाथों से दे दिया। जिस राठौर परिवार में पीढ़ियों से लड़की का मुंह नहीं देखा, वह हमारी पीढ़ियों के बाद जन्मी हमारी राजकुमारी की खुशियों का खून किया है तुमने और तुम्हारी पत्नी दोनों ने अपने जिंदा रहते हुए अपनी एकलौती बेटी को अनाथ कर दिया, उसकी मासूमियत को कुचल दिया। और अब तुम मुझसे ये पूछने आए हो कि अनामिका कहाँ थे? वाह क्या बात है कैसे बाप हो तुम, जिसे इतना भी होश नहीं कि उसकी बेटी कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है? वही राजनेत्र को उनकी बात सुन अलग ही बेचैनी होने लगी, जैसे कुछ तो गलत है, पर क्या? उसने राजेंद्र जी से थोड़े बेचैन आवाज में पूछा, डैड, अनामिका तो खुद चली गई थी, उसने कियारा को नुकसान। चुप रहो बेवकूफ, विशंभर जी ने गुस्से से कहा, तुम एक बाप के नाम पर कलंक हो। एंग्री, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम सबको को जब देखो कियारा कियारा की रट क्यों लगाए रहते हो? अरे, हमारे खानदान की एकलौती बेटी मेरी पोती अनामिका है, वो थी और वही रहेगी। कोई सड़क छाप लड़की उसकी जगह कभी नहीं ले सकती, और इस जन्म में तो ये बात कभी नहीं बदलेगी। वही अपने लिए कलंक सुनकर राजेंद्र जैसे सुनन रह गए। ये जो तुम मेरे पास ये सवाल लेकर आए हो ना की अनामिका कहाँ थी? पहले अपने आप से ये सवाल करो कि ये तुम्हारे अंदर का बाप कहाँ था, जो अपनी एकलौती बेटी के बारे में भी नहीं जानता। अपने आप से सवाल करो कि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपनी खुद की बेटी से क्या क्या छीना है। अपने आप से सवाल करो कि क्या तुम एक बाप कहलाने के लायक भी हो या नहीं। जब तुम्हें जवाब मिल जाए तब तुम्हें मुझसे सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जाओ यहाँ से अपने पिता के एक एक शब्द सुनकर राजेंद्र की सांसें भारी हो रही थी, उसका गला जैसे सूख गया था। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसने मन ही मन खुद से एक सवाल किया कि क्या सच में वो एक बाप कहलाने के लायक है। उसकी अंतरात्मा ने बस एक जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, वो शायद एक बाप कहलाने के लायक नहीं था। विशंभर जी ने अपने अभागे बेटे को गौर से देखा और उसका चेहरा देख उनके होठों पर एक कड़वी मुस्कान फैल गए। राजेंद्र जी का मन बेचैन हो गया था, उन्हें यहाँ घुटन जैसा महसूस हो रहा था। वो बिना कुछ बोले मुड़े और धीमे कदमों से बाहर जाने लगे। वो अभी बाहर जाते कि तभी विशंभर जी की ये गहरी आवाज उनके कानों में पड़ी, याद रखना, खून का रिश्ता भी तभी मायने रखता है जब दिल से निभाया जाए, वरना बाप सिर्फ नाम का रह जाता है, उद्धरण चिन्ह। और तुमने अपनी एकलौती बेटी को बहुत पहले ही खो दिया, जो शायद कभी तुम्हें वापस मिले। और याद रहे मेरी पोती अब वो मासूम अनामिका नहीं है, वो एक चलता फिरता आग है। अपनी ये मनशूस बेटी को उससे दूर ही रखना, वरना वो जो चाले चलती है न, उससे मेरी पोती का तो नहीं लेकिन उस मनहूस का जरूर बहुत कुछ बिगड़ जाएगा।
उम्मीद है पिछले हुए घटना तो तुमने देखी ही होगी। वही उसकी बात सुन राजेंद्र ने कुछ नहीं कहा। वो अच्छे से देख चुका था कि अनामिका ने क्या किया था। खैर, अभी वो अपनी ही दिल और दिमाग में उलझा हुआ था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप वहां से सर झुकाए बाहर निकल गया। वही दादाजी बस उसे जाते देखते रहे। अंडस्को रात के 12 बज रहे थे। राजेंद्र का मन बिल्कुल बेचैन था। उसे घर में बहुत घुटन हो रही थी, घर काटने को दौड़ रहा था। इसलिए वो पिछले 1 घंटा से बाहर गर्दन में बैठकर सामने सुने को देखते हुए गहराई से कुछ सोच रहे थे, या ये कहे कि विशंभर जी की बातें उनके दिलो दिमाग में घर कर गई थी। उसकी आंखें में एक गहरी खामोशी थी, एक अनकहा सा दर्द, एक उलझन, कुछ भूली बिसरी धुंधली यादें। अंडस्को और भी बहुत कुछ था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। अंडस्को तो उनके आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची का चेहरा आ गया। बिल्कुल नन्ही सी बच्ची उनके गोद में थी, जिसे अभी अभी डॉक्टर ने उसे गोद में दिया था। राजेंद्र जी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही वो नन्ही सी जान उनकी गोद में आई, तो जैसे उनकी सारी घबराहट, सारी चिंता, सारी थकान अंडस्को जैसे हवा हो गई। राजेंद्र जी गौर से उस बच्ची को नम आंखों से देख रहे थे, जैसे वो कोई कीमती खजाना हो, जो वो थी भी उनकी इकलौती बेटी अंडस्को। तभी उस नन्ही सी जान से हल्के से अपनी आंखें खोली, उसकी एक गहरी नीली आंखें जो सीधे राजेंद्र जी की आंखों से टकराए। एक पल को ऐसा लगा जैसे उनकी सांसें थम गई हो। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि वो नन्ही सी जान भी उनकी तरफ एकटक देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा रही है, जैसे उस बच्ची को पता हो कि वो किसके गोद में थी। और उसने हल्के से राजेंद्र की ही उंगलियों को अपनी छोटी उंगलियों से जकड़ लिया। राजेंद्र जी ने चौंककर एक बार अपनी उंगलियों को देखा। उनके दिल में एक अलग ही सुकून, एक अलग ही गर्माहट से भर गई। अपनी गोद में समाये उस नन्ही सी गुड़िया की मासूम हरकत से वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। उन्होंने हल्के से उसके सर को प्यार से चूमते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरी नन्ही सी जान, मैं हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करूंगी, मेरी प्रिंसेस। उनकी बात सुन जैसे उस बच्ची को भी समझ आ गई हो और वो खिलखिलाने लगी। कोष्टक अंडस्को इसी के साथ राजेंद्र जी ने झट से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें हल्की लाल हो गई, सांसें तेज चलने लगी, दिल भारी सा हो गया, जैसे सीने पर किसी ने पत्थर रख दिया हो, और आंखें में हजारों जज्बात उमड़ आए। एक अजीब सा दर्द जो उनकी रगों में ही दौड़ गया। उनके जहन में विशंभर जी के कहे गए शब्द बार बार गूंज रहे थे, अंडस्को तुम एक बाप के नाम पर कलंक हो, कलंक। राजेंद्र जी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उनका ध्यान दूर से आ रही एक कार की तरफ गया, जो मेन गेट से अंदर आ रही थी। राजेंद्र जी ने गौर से देखा तो वो अच्छे से पहचान गए कि ये कार अनामिका की है। वही अनामिका कार से बाहर निकली। वहां मौजूद गार्ड्स ने रेस्पेक्टफुली अपना सर झुका लिया। अनामिका बिना किसी के तरफ ध्यान दिए सीधे अंदर की तरफ आने लगी। उसी समय उसका फोन रिंग हुआ। उसने रुककर कॉल देखा तो डैड स्माइल नाम फ्लैश हो रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत कॉल पिक किया और कहा, आप अभी तक सोए नहीं है हूँ अंडस्को। उधर से अशोक जी थोड़ा सकपका गए, क्योंकि उनकी बेटी ने उन्हें साफ अल्टीमेटम दिया था कि वो सवेरे सो जाया करेंगे। ये उनके आराम करने का वक्त था, लेकिन अशोक जी को तो अपनी बेटी से बात करना था। उन्होंने तुरंत बात पलटते हुए कहा, तुम भी तो अभी तक जागी हुए हो प्रिंसेस। क्या आराम सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं? अभी तो तुम्हारे घूमने फिरने और मस्ती करने के दिन है, लेकिन तुम रात रात भर काम में डूबी रहती हो। उनकी बात सुन अनामिका हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, और बिल्कुल फिट भी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है प्रिंसेस अंडस्को? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अशोक जी एकदम से ऑफेंड हो गए। वो बड़े हेल्थ कॉन्शियस थे। अशोक जी ने तुरंत कहा, मेरे पीछे अभी भी लड़कियों की लाइन लगी रहती है, मैं इतना फिट हूँ। उन्होंने गर्व से कहा, जैसे ही कोई बहुत बड़ी गर्व की बात हो। अनामिका ने अपनी जगह रुककर हल्के से अपनी एक आईब्रो रेस किए और अशोक जी से कहा, क्या आप चाहते हैं डैड की मैं ये बात माँ को बता दूँ? अशोक जी एकदम से हड़बड़ा गए और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं अंडस्को प्रिंसेस, मैं मजाक कर रहा था। तुम भी बड़ी मजाकियों होते जा रही हो, बिल्कुल मेरी तरफ। नॉटी गर्ल अंडस्को। अनामिका ने हल्के से अपना सर हिला दिया। अभी वो आगे बढ़ती कि तभी अंडस्को ठीक उसके सामने राजेंद्र जी आकर खड़े हो गए। अंडस्को
अंडरस्को अनामिका और राजेंद्र जी बिल्कुल आमने सामने थे। फोन अब भी उसके हाथ में था। राजेंद्र जी एकटक अनामिका का चेहरा देख रहे थे। वो कुछ कहना कहते थे, लेकिन क्या कहे अंडरस्को समझ ही नहीं आ रहा था। सब जैसे गले तक आकर रुक गए हो। हल्की घबराहट, हल्की बेचैनी के साथ वो सामने खड़ी लड़की, जो उनकी खुद की बेटी थी, उसे बस निहारे जा रहे थे। कहने को तो वो अपनी बेटी के सामने एक तरह से बहुत नजदीक खड़े थे, लेकिन उनके बीच अंडरस्को की ये दूरी इतनी ज्यादा और गहरी हो गई थी, जिनका एहसास उन्हें होकर भी नहीं था। वही राजेंद्र जी को अपने रास्ते के बीच खड़ा देखकर अनामिका के भाव सर्द हो गए। तभी फोन के दूसरे तरफ से अशोक जी ने कहा, प्रिंसेस तुम सुन रही हो ना अंडरस्को? कुछ बोलो भी, क्या तुम थक गए हो अंडरस्को? ऐसे ही अशोक जी एक के बाद एक सवाल अनामिका से पूछने लगे, क्योंकि अनामिका बोलते बोलते एकदम से चुप हो गए थी। उन्हें लगा शायद अनामिका थक गई है। अनामिका की ये नजरें अब भी सामने राजेंद्र जी पर टिकी थी। कि तभी अंडरस्को डैड, अनामिका ने हल्के से कहा। वही डैड, ये शब्द सुनकर राजेंद्र जी की आंखें फैल गई, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या ही सुन लिया हो। दिल की रफ्तार जैसे हल्की सी तेज हो गई। सीने पर जो एक भारीपन था, वो जैसे हवा हो गया हो। वो बस हैरानी और खुशभरी नजरों से सीधे अनामिका को देखने लगे। अनामिका के मुंह से अपने लिए डैड सुनकर उन्हें अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। गला भर आया। वो अपनी बेटी को बस कसकर गले लगाना चाहते हैं। उन्होंने बिना देर किए एक कदम खुशी से आगे बढ़ाया ही था अंडरस्को कि तभी अनामिका की आगे की बात सुन उनका दिल धक सा रह गया। ऊपर उठे हाथ अपने जगह पर ही रुक गए अंडरस्को, क्योंकि अंडरस्को अनामिका ने अपने सामने खड़े राजेंद्र जी को पूरी तरह इग्नोर करते हुए फोन पर अशोक जी से नर्म आवाज में कहा, मैं यही हूँ डैड, और अब आप भी आराम करिए। हूँ आप जानते हैं न, मुझे आपकी हेल्थ को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। अनामिका से नर्म लेकिन थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में कहा, जिसे सुनकर अशोक का मुंह बन गया। ये लड़की उनकी बेटी है या उनकी टीचर? जब देखो उसे डांटते रहती हैं। लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी की बात मान ही लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये अनामिका को उनकी बहुत फिक्र है। वो उनसे बहुत प्यार करती है, जो उसके एक्शन से ही पता चलता है। इसके लिए शब्दों की ये जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने फाइनली कहा, ओ प्रिंसेस, अपना ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट बच्चा। अनामिका ने भी धीरे से कहा, गुड नाइट डैड। रात का समय था, इसलिए फोन के दूसरे तरफ से अशोक जी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वही सामने खड़ा राजेंद्र की आंखें चौड़ी हो गई। उनका दिल दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया हो। उनकी बेटी किसे अपना डैड कहकर बुला रही है। वो तो वही खड़े हैं, और उन्होंने अभी तक उसे इतना सॉफ्टली और प्यार से किसी से बात करते हुए नहीं सुना था, जैसे वो फोन पर मौजूद इंसान से बात कर रही थी। उनके दिल में एक दर्द सा उठा, अपनी बेटी के मुंह से किसी और के लिए डैड सुनकर। उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल उमड़ आए। वो बस अपनी जगह पर बुत बने खड़े रहे। उन्हें हल्का गुस्सा आने लगा, ऐसे कैसे वो किसी और को अपना डैड बोल सकती है। वही अनामिका ने फोन अपने जीन्स के पॉकेट में रखा और राजेंद्र जी की तरफ बिना देखे बिना ध्यान दिए जाने लगी। वो उन्हें क्रॉस करके अभी 2 ही कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे राजेंद्र जी की आवाज आई। उन्होंने जितना हो सके शांत रखते हुए अनामिका से थोड़े गुस्से और जलन, दर्द के मिले जुले भाव से कहा, तुम ऐसे कैसे किसी को अपना डैड बोल सकती हो? क्या तुम भूल गए हो कि ये तुम्हारा बाप मैं हूँ, कोई और नहीं? वही उनकी बात सुन अनामिका अपनी जगह पर रुकी और कुछ पल खामोशी से एकटक सामने खड़े इंसान को अजीब से नजरों से देखने लगी, जो खुद को उसका डैड कह रहा था। उसने हल्के सार्काज़्म के साथ कहा, ओहे अंडरस्को रियली मिस्टर राठौर, किसने कह दिया कि आप मेरे डैड हैं अंडरस्को? लगता है आपकी यादाश्त चली गई है मिस्टर राठौर। मुझे जन्म देने वाला बाप कब कर मर गया था, जब उसने एक कचरे को मेरी जगह दी थी, उसने कड़वे लफ्जों में कहा, जिसे सुनकर राजेंद्र जी को अजीब सा दर्द हुआ और गुस्सा भी आया। ये तुम क्या बोल रही हो अंडरस्को प्रिंसेस? AAA मिस्टर राठौर, करेक्शन अंडरस्को। खबरदार जो आइंदा मेरे लिए इन शब्दों को अपनी जुबान पर भी लाया तो, वरना अंजाम आपकी सोच से भी बदतर होंगे। याद रहे, और आइंदा मुझसे फालतू के रिश्ते जोड़ने की जुर्जरत करिएगा, अनामिका ने सर्द आवाज में कहा, जिस राजेंद्र जी का दिल कांप उठा।
अनामिका उन्हें बिना देखे मुड़ी और अंदर की तरफ अपने कदम मोड़ दी। लेकिन आगे जाकर वो 2 पल रुकी अंडस्को, और फिर बिना मुड़े गहरी और ठंडी आवाज में कहा, डोंट मेक टू रिपीट माई सेल्फ। कहकर वो अंदर की तरफ चली गई। वही राजेंद्र जी उसकी जाती हुए पीठ को देखने लगे। उसकी एक एक बात उनके कानों में गूंजने लगी। उन्होंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने सीढ़ियों की ये तरफ देखा, जहां अब कोई नहीं था। अनामिका जा चुकी थी। राजेंद्र जी ने बस सुनी आंखों से एक बार उस तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चल दिए। वही किचन के पास खड़ी कियारा सब कुछ देख और सुन रही थी कि कैसे उसके दान ने अनामिका से बात करने की कोशिश की। ये देख उसने कसकर अपनी मुठ्ठियां बिछ ली। वही अपर कॉरिडोर के पास अंधेरे में अनामिका गौर से उनके फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। वही उन्हें इतना बेचैन और परेशान देखकर उनके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गए। वो कुछ पल उस तरफ देखती रही, फिर आराम से सीटी बजाते हुए अपने रूम की तरफ चल दे। वही उसकी सीटी की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, जो सच में बेहद क्रीपी था। अंडस्को दूसरे तरफ कियारा अपने रूम में बैठी परेशान सी इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे अनामिका का कोल्ड बिहेवियर, उसका खतरनाक बातें, सब कुछ उसे परेशान कर रही थी। वो गुस्से से बौखलते हुए बेड पर आकर बैठ गई। उसका एक हाथ अपने गले पर था। उसे पता नहीं क्यों कल से बॉडी में अजीब सी जलन हो रही थी, अपने शरीर में खुजली हो रही थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस बात पर फिलहाल तो उसका सारा फोकस अनामिका पर था। नो अंडस्को अनामिका, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, तुम ये सब बस मेरा सब कुछ चिन्हने के लिए कर रही हो ना। मुझे सब समझ आ रहा है। तुम ये सब करके सबका ध्यान अपनी तरफ करना चाहती हो। उसने अपना सर झुकाया हुआ था, जैसे कुछ सोच रही थी। वो उठी और सीधे शीशे के सामने खड़ी होकर एकटक अपने अक्ष को शीशे में देखने लगी। आंखें लाल, चेहरा हल्का सूजा हुआ, सर पर पट्टी और हाथ में प्लास्टर। उसकी हालत जब से अनामिका आई है तब से खराब हो गई है। कियारा ने अपनी हालत देखकर कसकर अपनी मुट्ठी बना लिए और खुद को घूरते हुए कहा, बदला लेने आए हो ना तुम मुझसे अंडस्को, क्योंकि मैंने ही तुम्हें उस दिन पहाड़ी से धक्का जो दिया था ताकि तुम मर जाओ। कहकर जोर जोर से पगलों की तरह हंसने लगी। फिर अचानक चुप होकर गुस्से से दांत पिसते हुए बोली, अंडस्को मैंने सोचा था तुम मर जाओगी, लेकिन नहीं, बहुत मोटी चमड़ी की ये जान है तुम्हारी, जो बच गई है अंडस्को तुम। लेकिन क्या फायदा, देखो आज मैंने तुमसे तुम्हारा परिवार छीन लिया, तुम्हारे माँ बाप भाई, ये घर तुम्हारी जगह, तुम्हारा ओहदा, सब कुछ। मेरी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते है कोई भी। अब मैं तुमसे वो चीज भी छीनूंगी जिसके पीछे तुम पागल थी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी अनामिका, कियारा ने पगलों की तरह चीखते हुए कहा। आई विल डिस्ट्रॉय यू अंडस्को कहकर चीखते हुए उसने अपने साइड में पड़े वाज को जोर से शीशे पर फेंक दिया, जिससे शीशा चकनाचूर हो गया, जिसमें उसका चेहरा बेहद दर्वना लग रहा था। अंडस्को वही 4th फ्लोर पर अनामिका आराम से सीटी बजाते हुए शीशे के सामने खड़ी आई टॉवल से अपने बाल पोंछ रही थी। वही बाल पोंछने के बाद उसने अपने आप को एक नज़र शीशे में देखा। फिर उसका ध्यान ठीक उसके सामने एक टैबलेट पर गया, जिस पर एक लाइव वीडियो चल रही थी, और ये किसी और के नहीं कियारा के रूम के फुटेज दी। उसे देखते ही अनामिका के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। अंडस्को दूसरी तरफ राजेंद्र जी अपनी बालकनी में खड़े चांद की तरफ देख रहे थे, बिल्कुल खामोश, किसी सोच में गुम थे। तभी उनके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा, जिसके कारण वो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और मुड़कर राधिका जी को देखा, जो ठीक उनके पीछे खड़ी थी। राधिका जी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ राजेंद्र जी, आप अभी तक सोए नहीं, कोई परेशानी है क्या? वही उनकी चिंता देख राजेंद्र जी हल्का सा मुस्कुराए। फिर उन्होंने सामने देखते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही राधा। क्या हुआ राजेंद्र जी अंडस्को, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राधिका जी ने परेशान होते हुए कहा। राजेंद्र जी ने बेहद शांति से कहा, मैं ठीक हूँ, वैसे एक बात पूछो आपसे राधा। राधिका जी ने देखा कि वो आज कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। फिर भी उन्होंने थोड़े परेशान होते हुए कहा, हाँ पूछिए ना, क्या बात है अंडस्को। राजेंद्र जी ने एक बार उनका चेहरा देखा और फिर उनकी तरफ मुड़कर उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें देखते हुए कहा, अनामिका हम दोनों की बेटी है, सगी बेटी,
खून है, वो हम दोनों को, फिर भी आप उसे इतनी नफरत क्यों करती है अंडस्को? राधिका जी उसका सवाल सुन के पल के लिए ब्लैंक हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, क्या कहे। वो बस एकटक राजेंद्र जी के आंखों में देखने लगी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। अनामिका का नाम लेने भर से राधिका जी के चेहरे पर हल्का बदलाव आ गया, जो राजेंद्र जी से छुप नहीं पाया था। राधिका जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये आप अचानक से उस लड़की के बारे में क्या पूछ रहे हैं? और रही बात नफरत करने की, तो वो लड़की नफरत करने के लायक ही है। माना मैंने उसे अपने कोख से जन्म दिया है, लेकिन वो वक्त के साथ और बिगड़ गई है। आप हमारे कियारा को देखिए, जानती हूँ वो मेरी सजी औलाद नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर है मेरे लिए। वो मुझे उस समय मिली थी जब मैं टूट चुकी थी। वो एक उम्मीद की किरण बनकर आई थी मेरी जिंदगी में। उसके अंदर मेरे संस्कार है। वो कितनी मासूम है, जिससे वो लड़की बचपन से ही नफरत करते आए हैं। उसे हमेशा नुकसान पहुंचाया है, और उसने तो कियारा को लगभग मार ही दिया था। मुझे उससे नफरत है। मैं भगवान से मनाती हूँ कि काश वो मेरी औलाद नहीं होती, तो कितना अंडस्को। राधिका, अंडस्को, राजेंद्र जी ने गुस्से से चिल्लाया। वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपनी खुद ही बच्ची से इस कदर नफरत करती है। माना कि वो भी कियारा से प्यार करते हैं। उन्होंने उसे अपने हाथों से पाला है, इतना बड़ा किया है। कियारा उनकी जान थी, लेकिन अनामिका तो उनका अपना खून है। राधिका जी के शब्दों ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्हें अचानक से अपनी पिता की ये बातें याद आने लगी। वही उनके इस तरह से चिखने से राधिका सहम गई। उसे समझ नहीं आया कि उनके पति तो उसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे, आज ऐसा क्या हो गया अंडस्को। उनके मन में एकदम से अनामिका का ख्याल आया। वो नफरत और गुस्से से बोली, तो उस लड़की के कारण आप अब मुझ पर चिल्ला रहे हैं? राधिका जी ने अपना मुंह मोड़ लिया और गुस्से से कहा, मुझे नहीं सुनना है उस बदतमीज लड़की के बारे में, और वे इस भी कल महेश्वरी खंडन यहाँ आ रहे हैं। मुझे उनकी स्वागत की तैयारी भी करनी है। अब मुझे कोई बात नहीं करनी। कहकर वो गुस्से से सोने चली गई। वही राजेंद्र जी बस उसे देखते रह गए। सुबह का वक्त। आज सुबह से ही घर में अलग ही चहल पहल थी, क्योंकि आज घर में पूजा थी, और पूजा वाले दिन तो हजारों काम रहते हैं। और खास बात ये थी कि आज महेश्वरी परिवार भी इस पूजा में शामिल होने वाला था। महेश्वरी परिवार और राठौर परिवार का रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि महेश्वरी परिवार के हेड विशंभर जी और रागिनी जी में गहरी दोस्ती है। ये सभी साथ में ही कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए विशंभर जी भी अपने दोस्त से मिलने के लिए सुबह से ही रेडी बैठे हैं। रामू काका, अंडस्को पूजा के लिए जो फूल मैंने आपको बोले थे, खास वो आप लेकर आ गए हैं ना? मैं नहीं चाहती कि पूजा में कोई भी कमी हो, राधिका जी ने मंदिर में से आवाज लगाते हुए कहा। भाभी, मैंने खाने की सारी तैयारी देख ली है, अंडस्को ऑलमोस्ट सब रेडी है। एक बार आप जरा चेक कर लीजिए, कामिनी ने आते हुए कहा और एक लंबी सांस लेकर कहा। बस आज कुछ गड़बड़ न हो, पूजा अच्छे से हो जाए बस अंडस्को। उसके इतना बोलते ही राधिका जी के हाथ रुक गए, जिसे वो बत्ती बना रही थे। उन्होंने साइड में रखी पूजा के लिए लाए सामग्री को देखते हुए कहा, मुझे भी यही चिंता सता रही है। उन्हें डर था कि पिछले कुछ दिनों से जो घर का मोह है, उसका असर आज की पूजा पर न पड़े बस। कोष्टक। खैर, उन्होंने कुछ दिन पहले से ही, ये मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ही डिसाइड किया था कि राजस्थान से आने के बाद मुंबई में एक ग्रह शांति की पूजा होगी। इसके साथ एक और भी खास रीजन था, जिसके लिए पंडित जी ने बोला था आज का मुहूर्त शुभ रहेगा। खैर, उन्होंने कामिनी की तरफ देखते हुए चिंता से पूछा, सोनाली कैसे है अभी? उनका सवाल सुन कामिनी एक पल के लिए चुप रही और कल ही उसकी हालत के बारे में सोचने लगी। कल अनामिका के जाने के बाद तुरंत डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप किया था। हल्की उसके 2 दांत टूट गए थे, तो सुजान तो आना तय था। हुआ भी वही, कुछ ही देर में उसका मुंह फूला हुआ गुब्बारा हो गया था। सोनाली ने अपना चेहरा देखा अंडस्को, तो वो पागल सी हो गई, चीजें इधर उधर फेंकने लगी। उसका चेहरा देखने में कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा था। सब लोग बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उसे नींद का इंजेक्शन देना पड़ा। फिर डॉक्टर ने उसे कुछ दवाएं और कुछ स्पेशल इंजेक्शन दिए, जिससे दर्द और सूजन फिलहाल रात तक बहुत हद तक काम हो गया था। लेकिन फिर भी टूटे हुए दांत, वो भी आगे का ही, उसके साथ सबके सामने आना थोड़ा बहुत एम्ब्रासिंग था, क्योंकि नकली दांत लगेंगे भी तो अभी नहीं, तो ये हो पाना लगभग नामुमकिन था।
यही सब सोचते हुए कामिनी अपने होश में आए और राधिका जी के तरफ देखते हुए थोड़े दुखी मन से बोली, भाभी उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन सुजन बहुत हद तक कम है। मुझे नहीं लगता कि वो आएगी ये पूजा में। राधिका जी ने भी कुछ नहीं बोला। अनामिका ने जो उसकी यानी सोनाली की हालत की थी, वो उनकी नाजुक फूल जैसे बेटियों के लिए फिलहाल लेवल अप वाली सिचुएशन थे। उसके बाद वो और कामिनी बाकी कामों को देखने लगी। महेश्वरी परिवार आते ही होंगे, वैसे भी उनका घर ज्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ही दूरी पर था, क्योंकि बीते कुछ सालों से वे लोग अब्रॉड में रहते थे। कल ही इंडिया आए, जो फिलहाल मेंटेनेंस में था। उनका घर तो ये सब फिलहाल कुछ दिन यही रुकने वाले थे। वही ऊपर कियारा के रूम में कियारा शीशे के सामने खड़ी खुद को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसने अपने सर पर लगी पट्टी हटा दी और एक बैंडेज लगा दिया था। उसने रेड कलर का एक अनारकली सूट पहना था और उसमें हल्का मेकअप किया था, जिसे उसकी फेक मासूमियत निखर कर सामने आई। अगर कोई उसे बिना जाने देखता तो यही कहता कि ये लड़की सच में कितनी मासूम और प्यारी है। और कियारा फिलहाल आज अपनी इमेज को तो बिल्कुल खराब नहीं करना चाहती थी। उसने ऊपर से नीचे तक एक बार खुद को देखा और अपनी एक लट को अपनी उंगली से घुमाते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, परफेक्ट अंडस्को हम अंडस्को, सच में बहुत खूबसूरत हूँ मैं, और हद से ज्यादा मासूम, कहकर इतराते हुए खुद के बाल संवरने लगी। फिर उसकी नज़र अचानक से अपने हाथ पर टिक गई, जिस पर अब भी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसने कसकर अपने मुठिया भींच लिए और उसका चेहरे के एक्सप्रेशन अब बिल्कुल भूत जैसे हो गया। अभी मासूमियत, अभी चुड़ैल वाली कॉम्बिनेशन। उसने दांत पिसते हुए कहा, अनामिक अंडस्को। फिर एकदम से उसने अपने एक्सप्रेशन बेचारी वाले एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, मेरी प्यारी दीदी ने मेरी यह हालत की है। और सर झुका लिया। उसके चेहरे बार अजीब सी मुस्कान आ गए, जैसे उसके जहरीले दिमाग के कुछ जहरीला चल रहा हो। अंडस्को। दूसरी तरफ उसी फ्लो के एक कमरे में यानी सोनाली के कमरे में सोनाली बेड पर बैठी थी। उसने सुबह से अपना चेहरा नहीं देखा था। उसे बहुत डर लग रहा था अपना ही चेहरा देखने में। वो हिम्मत से उठी और सीधा मिरर के सामने के कपड़े से ढका था, जो उसने ही किया था। उसने अपना गला तर किया और वो पर्दा हटाया और एकदम से अपनी आंखें सामने अपने चेहरे पर टिकाए, और इसी के साथ उसकी चीख निकल गई। और जैसे ही वो चीखी, सामने के उसके दो दांत जो टूट गए थे वो काली खिड़की की तरह खुल गए। चेहरे पर सूजन अब भी था और अनामिका के पांचों उंगलियों के निशान अब भी साफ उसके गालों पर छपे थे। बड़ा ही अजीब लग रही थी उसका चेहरा, जोकर जैसा। वो तुरंत मुंह छुपाकर रोने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अनामिका पर, लेकिन आज पूजा में नीचे तो उसे जाना ही था किसी खास वजह से। उसने कुछ सोचा और सीधे वॉशरूम में चली गई। अंडस्को। नीचे लिविंग हॉल में सारी तैयारी हो चुके थे। कियारा भी नीचे एक अच्छे बेटी के तरफ कामों में राधिका जी का हाथ बता रही थी, लेकिन उसकी नजरें बाहर ही गेट पर टिकी थी। वही हाल में दादाजी और दादी में सोफे पर बैठे थे। राघव फिलहाल अपने रूम में नहीं था और राजेंद्र जी स्टडी रूम में रंजीत जी में साथ थे। वो कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे। अंडस्को। तभी बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। कियारा के चेहरे पर अलग ही चमक आ गई, जिसे राधिका जी ने बखूबी देख लिया था। उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सभी लोग बाहर चले गए। वही बाहर एक साथ 6-7 गाड़ियां आकर एक के बाद एक रुकी। विशंभर जी और रागिनी जी दोनों बाहर आ गए थे। वही पीछे बालिकाज से एक के बाद एक हेटटे कट्टे गार्ड्स बाहर आए, जो नॉर्मल गार्ड्स तो बिल्कुल नहीं थे, स्पेशल ट्रेनेड गार्ड्स थे। एक गार्ड्स ने सामने वाले कार का दरवाजा खोला। इसी के साथ अंदर से एक बुजुर्ग इंसान बाहर आए। उनके चाल में एक अलग ही रोब था। उन्होंने बड़े सलीके के साथ अपना हाथ का की तरफ बढ़ाया। तभी अंदर से एक हाथ ने उनके हाथ को थामा और एक बुजुर्ग औरत बड़े रौब से बाहर आई। वही विशंभर जी को सामने खड़े देखकर उस बुजुर्ग इंसान की आंखों में एक चमक आ गई। अरे बुढ़े, कैसा है तू? अंडस्को। वो आगे बढ़कर एकदम से उनके गले लग गए। वही उनकी पत्नी भी रागिनी जी के गले लग गई। तो ये है आनंद महेश्वरी और उनकी धर्मपत्नी अंगिका आनंद महेश्वरी। विशंभर जी और आनंद जी दोनों पक्के दोस्त हैं, और इनके साथ इनकी पत्नियां भी। वही उन दोनों को ऐसे देखकर सभी मुस्कुरा उठे। वही दूसरी कार से एक मिडिल एज की औरत और उनके साथ एक आदमी बाहर आए। उस औरत को देखकर राधिका जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत आगे बढ़कर उनके गले लग गए।
तो ये दोनों हैं सार्थक महेश्वरी और उनकी धर्मपत्नी शालिनी महेश्वरी। आनंद और अंगिका महेश्वरी के बड़े बेटे। शालिनी और राधिका दोनों बहुत अच्छे कॉलेज से दोस्त हैं। वही राजेंद्र जी भी आ चुके थे। अब मूड हो या ना हो, अगर घर में मेहमान आए हैं तो फिर प्रेजेंट रहना जरूरी होता है। और महेश्वरी परिवार तो उनके परिवार के बेहद करीब थे और दोनों परिवार तो बचपन से ही एक साथ है। तीसरे कार से भी एक औरत और एक आदमी बाहर आए। ये थे संगम महेश्वरी और उनकी पत्नी मोहिनी संगम महेश्वरी। ये आनंद और अंगिका के दूसरे बेटे हैं। संगम और मोहिनी दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और कामिनी और रंजीत जी के गले लग गए। फिर बाकी सब से मिलने लगे। वही को चौथी कार से 2 लड़कों के साथ एक लड़की बाहर आई। आज पूजा होने के कारण सब ने ट्रेडिशनल वेयर किया था। तो ये है महेश्वरी परिवार के बच्चे, उनकी यंग जनरेशन। स्वरांश महेश्वरी, अर्यांश महेश्वरी और वो लड़की जो 20 साल की थी वो थी रितिका महेश्वरी। स्वरांश और रितिका सार्थक जी के बेटे थे। इनका एक और बड़ा बेटा था उसके बाद ये दोनों। वही अर्यांश सयनमा और मोहिनी के एकलौते बेटे हैं। रितिका और कियारा फ्रेंड्स थे। दोनों साथ ही एक कॉलेज में पढ़ते थे। थोड़ी बातों के साथ सभी लोग अंदर आए और हाल में बैठ गए। तभी कियारा जल्दी से सबके पास आई। उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी जो वहां फिलहाल नहीं था, लेकिन फिर उसने जल्दी से सबके पाँव छूकर आशीर्वाद लिया। उसके इस जेस्चर से सभी बहुत खुश हो गए। तभी सभी ने उसे गौर से देखा। वही शालिनी जी ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया है कियारा बेटा? वही उसका सवाल सुन राठौरस के चेहरे पर परेशानी उभर आई। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।